गरीब माँ की अमीर बेटी। देखो बहन जी, वैसे तो रूप की धनी है आपकी बेटी, मगर दान दहेज के बिना जात बिरादरी में धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे घर में कोई कमी घटी नहीं है। कई बीघा खेती बाड़ी है, लंबा चौड़ा कारोबार है और बड़ा घर बार है। अब ऐसे में आप जो दान दहेज देंगी उसके राज तो आपकी बेटी ही भोगेगी। जी बहन जी, वैसे तो अपनी सीता जैसी बेटी आपको सहज सौंप रही हूँ, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। मगर फिर भी कहिए, क्या मांग है आपकी? ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख नकद, एक 4 चक्के की गाड़ी और सोने की चेन अंगूठी खरा सौदा है। जब बारात बड़े गाजे बाजे के साथ आपके द्वार पर आएगी तो पूरा गांव देहात देखता रह जाएगा। गरीब गंगा राजरानी की चिकनी चुपड़ी बातों में उलझकर अपनी बेटी को अमीर घर की बहू बनने का ख्वाब बुनने लगती है। तभी आलेख कहता है, माँ एक बार उनकी दुबली दशा तो देखिए, इतनी बड़ी रकम कहां से देंगी वो। आलेख की कहा सुनकर राजरानी उसे चिकोटी काट कर कहती है, चुप कर तू, पता नहीं कैसा बैल बुद्धि बेटा है मेरा, बनती बात को बिगाड़ने में लगा रहता है। क्या सोचा आपने बहन जी? मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा तो इजाजत दीजिए। उसके बाद राजरानी अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है और संध्या अपनी माँ से कहती है, माँ किस आधार पर आपने उनकी इतनी बड़ी दहेज की रकम को स्वीकार लिया? हर एक अरसे से आप लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजकर मुझे पाल रही हैं। ऐसे में आज तक हम इस झोपड़ी से नहीं उभर सके तो कहाँ से लाओगी आप इतने पैसे? तो उसकी चिंता मत कर संध्या, बस मैं नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने झेला, जो दुख मैंने देखा, वो मेरी बेटी सहे। अब चाहे मुझ गरीब माँ का बाल बाल भी कर्जे में क्यों ना बिक जाए, मगर तेरी डोली शानो शौकत से उठेगी। संध्या बड़ी ही सफाई से अपनी गरीब माँ की परेशानी में शरीक होने का ढोंग कर रही थी, जबकि असल में वो खुद भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने की आस में थी। दिन ढलते गए, जिसके साथ गंगा का टूटा पिसा मन दहेज का दाम बटोरने की चिंता में घुलने लगा, जिस कारण उस गरीब माँ का भूख प्यास का एहसास भी मिटने लगा। उस रात घर की चौखट पर बैठी गंगा आंसू बहाते हुए बोलती है, भगवान तूने मुझ गरीब पर बहुत से गजब ढाए हैं। पहले भरी जवानी में पति छीन लिया, फिर गरीबी के दलदल में धंसा दिया, फिर भी मैंने बिना तुझ पर दोष लगाए अपनी हड्डियां गलाकर रोटी कमाई। मगर अब सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है। तूने मेरी किस्मत कुश की कलम से लिख दी, मगर मैं अपनी बेटी की अमीर घर की बहू बनता देखना चाहती हूँ, ताकि अपनी गरीब माँ की तरह उसे लोगों के घर के जूठे बर्तन ना घिसने पड़े। कोई तो रास्ता दिखा। अपनी गरीबी को सोचकर गंगा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने घर पर घिर जाती है। अगले दिन वो घर गिरवी रख देती है। अरे ये लो पूरे 10 लाख रुपए, अब तुम्हारा घर मेरा हुआ गंगा रानी। हाँ वसूली भाई, मगर इस गरीब माँ की इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी की डोली उठने से पग फेरे तक वहाँ ठहरने दो, फिर चाहे आप वो घर भले ही ले लेना। ठीक है, ये भी सही है। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और गंगा दहेज का सारा सामान और पैसे जोड़कर राजरानी को देकर अपनी बेटी की विदा करती है। समधन जी, अपनी फूल सी बच्ची आपको दे रही हूँ, विनती करती हूँ इसका ख्याल रखना। अरे अब ये राजरानी की बहू है, ठाट से रहेगी। अपनी बेटी को विदाई देकर वो गरीब माँ सवेरे से लेकर ढलते सांझ तक चौखट पर बैठी फूट फूट कर रोती है। इसी बीच 2 दिन बीत जाते हैं और उस सुबह एक चमचमाती महंगी गाड़ी उस गरीब माँ के टूटे फूटे चौखट के बाहर रुकती है। मगर संध्या का स्वभाव अपने पहले सा नहीं था। मेरी बच्ची, तू आ गई। तेरी ये गरीब माँ कब से तुझे छाती से लगाने के लिए छटपटा रही है। जैसे ही गंगा अपनी बेटी के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, संध्या पीछे सरकते हुए कहती है, अरे माँ प्लीज, ये गुड़मक्खी का खेल अब नहीं पसंद मुझे। बेफजूल मेरे गले पड़कर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश मत कीजिए। संध्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो माँ है तुम्हारी। जाने दीजिए दामाद जी, संध्या सही कह रही है। अब मेरी बेटी अमीर हो गई है, इसलिए शायद भूल बैठी है कि माँ के इसी मैले आंचल के साए में इसका बचपन बीता है। बस कीजिए, वो आपका फर्ज था, कोई बड़ा एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। अब तो इस घर में मुझे घुटन हो रही है, अब मुझसे और नहीं रुका जाएगा, चलती हूँ। अपनी अमीर बेटी में आए रूखे बदलाव से उस गरीब माँ का मन टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अभी वो इस तकलीफ से उभरी नहीं थी कि वसूली वहां आ धमकता है। अरे चलो गंगा रानी, जो कि तुम्हारी बेटी के साथ फेरे और पग फेरे दोनों हो गए, अब तुम भी अपना रास्ता नापो, क्योंकि ये घर अब वसूली का है। इस तरह बेटी को शान शौकत से भरपूर घर में शादी करने की सजा में उस गरीब माँ को बुढ़ापे में बनवास भोगना पड़ता है।
जब एक ही झटके में उसके सिर से छत छिन जाती है, जिस कारण गंगा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर संध्या अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भुलाकर अपनी अमीरी के नशे में डूबी होती है। आलेख, देखो फाइनली कल मैंने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी खरीद ली और देखो माँ जी ने मुझे उसकी मैचिंग की ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। संध्या, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या पगफेरे के बाद तुमने कभी अपनी माँ को याद किया? कभी वो उन्हें देखने गई? उफ प्लीज आलेख, अब तुम फिर से माँ की ममता का लेक्चर मत झाड़ना, क्योंकि मैंने ना गरीबी को बहुत पास से देखा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब लम्हा रहा है, इसलिए मैं वहाँ उन तंग गलियों में नहीं जाना चाहती। जानती हो संध्या, तुम्हें इस अमीर घर में ब्याहने की भरपाई उन्हें क्या कुछ खोकर चुकानी पड़ी है। उन्होंने भूखे रहकर पेट काट कर तुम्हारा पेट भरा, आराम करने की उम्र में लोगों के घरों में झूठे बर्तन धोकर तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारी डोली उठने के बाद उनसे छत भी छिन गई। ये सुनकर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और मैं ये बलिदान देख ही ना सकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे माँ को ढूंढना होगा। संध्या सुध बुध खोकर अपनी माँ को खोजने के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाती है, मगर कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती। आलेख, मेरी माँ मुझसे रूठ गई है। माँ से कहो ना कि वो अपनी बेटी के साथ लुका छुपी का खेल ना खेले। संध्या, संभालो खुद को, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अपनी माँ से मिलने की ललक में लाचार हुई अमीर बेटी भूखी प्यासी रहकर अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें भिखारियों में बांटने के लिए मंदिर आती है। हे अम्बे माँ, सुना है पूत कपूत हो जाता है मगर माता को माता नहीं होती। आज ये बेटी तेरे आगे झोली फैलाकर विनती करती है, इस अभागी बदनसीब को मेरी माँ से मिला दे। अरे पता नहीं अम्मा, आज ना कोई बड़ी अमीर जादी अपनी माँ के मिलने की मन्नत से हम भिखारियों को खाना कपड़ा और पैसा बांट रही है। आप बस इसी सीढ़ी पर जमी रहना और जो खाना पैसा मिले बटोर लेना। अचानक गंगा की नजर सीढ़ियों से खाना बांटती जा रही अपनी अमीर बेटी पर पड़ जाती है, जिसकी आंखों से बहते आंसू चेहरे पर घुल रहे थे। ये देख वो गरीब माँ अपने तन पर ओढ़ी मैली चादर मुंह पर चढ़ा लेती है। तभी संध्या उसे देख लेती है। माँ, भगवान का शुक्र है तुम मुझे मिल गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटी का घर बसाने के लिए माँ का घर छूट गया। अपनी स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ, घर चलो माँ। घर तो छिन गया बेटी, जो खोया है वो सब लौट आएगा माँ, चलो। उसके बाद गरीब गंगा अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है। समय रहते संध्या को अपनी गरीब माँ के बलिदानों का एहसास हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने की बुरी यादों को भूलने में गंगा को एक अरसा लग जाता है। कड़वा कथन है, मगर एक गरीब माँ अपने बच्चों की फुलवारी सींचने में अपना जीवन झोंक देती है। फिर क्यों सयाने होकर वही बच्चे उस माँ के साथ चलने से कतराते और उसके साए से भागने लगते हैं। गरीब बहू के घर सेंटा क्लॉज। स्कूल की घंटी बजते ही रायना और रूही कंधे पर बस्ता टांगे बातें करते हुए घर की ओर बढ़ने लगती हैं। क्या बात है रायना दीदी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। अरे क्यों ना हो खुश, कल से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। तुझे तो पता है कि मैं साल भर सेंटा क्लॉज के आने का इंतजार करती हूँ। मेरा वो इंतजार दिसंबर के इन दिनों में खत्म हो जाता है। रायना दीदी, क्या सचमुच में सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर आपको अपने हाथों से तोहफा देने आते हैं? अब बुद्धू बिल्कुल सच। हर साल क्रिसमस के दिन पहले सेंटा क्लॉज लाल रंग की एक चमकती हुई मखमली पोटली मेरे पिलो के नीचे रख जाते हैं, तो कभी बेड के नीचे और कभी दरवाजे पर। मैं तो इस इंतजार में हूँ कि इस साल क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज मुझे तोहफे में क्या देंगे। रायना की बातें सुनकर 6 साल की बच्ची रूही की आंखों में भी सेंटा क्लॉज से मिलने वाले गिफ्ट की उम्मीद छिटकने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों घर आती हैं। रायना और रूही गंगा देवी की 2 पोती हैं, मगर दोनों चचेरी बहनों के बीच गरीब और अमीर घर की दीवार घिरी है। गंगा की बड़ी बहू जीविका ने कुछ साल पहले ही जमीन का बंटवारा करके अलग अलग घर बनाकर अपना पल्ला छुड़ा लिया, मगर मेघा ने सुकड़े सफर में अपनी सास पर छाई गरीबी की चादर को खुद पर ओढ़कर उसका साथ दिया। रूही हताश होकर घर में घुसती है, जहां सिलाई मशीन पर बैठी उसकी माँ मेघा कहती है, आ गई रूही। क्या बात है बेटी, तेरी सूरत इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, मुझे पता है सेंटा क्लॉज हर साल रायना दीदी को क्रिसमस पर बहुत सारे तोहफे देते हैं, फिर वो कभी मुझे तोहफे क्यों नहीं देते? शायद मैं गरीब हूँ इसलिए सेंटा क्लॉज मुझे किसी भी क्रिसमस पर कभी गिफ्ट नहीं देते।
ऐसा कहते हुए रूही की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। ये देखकर मेघा अपनी सिलाई मशीन रोककर दिलासा देते हुए कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटी, सेंटा क्लॉस कभी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते। तुम पहले बहुत छोटी थी, इसीलिए सेंटा क्लॉस तुम्हें गिफ्ट नहीं देते थे, क्योंकि तुम इन्हें संभाल नहीं सकती थी। मगर अब मेरी रूही सयानी हो गई है, इसीलिए इस साल सेंटा क्लॉस तुम्हें क्रिसमस पर तोहफा देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर रूही का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है। अगली सुबह मेघा अपनी जेठानी जीविका के घर पर खड़ी दरवाजा खटखटाती है। मेघा, तुम मेरे घर? कहो क्या बात है? जेठानी जी, मेरी बेटी बता रही थी कि राहना को हर साल क्रिसमस पर सेंटा क्लॉस तोहफा देते हैं। क्या ये सच है? ये सुनकर जीविका जोरदार ठहाका लगाकर मेघा की गरीबी की हंसी उड़ाते हुए कहती है, मेघा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम गरीब बहू के साथ बुद्धू भी हो। अरे सेंटा क्लॉस केवल किताबों और कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी का सेंटा सिर्फ पैसा है। इसका मतलब कि सेंटा का दिया हुआ तोहफा रायना तक आप पहुंचाती हैं। हाँ, हर साल क्रिसमस की रात ठीक 12 बजते ही मैं उसके तकिए के नीचे गिफ्ट रखती हूँ। सर्दी की उस रात बिछौने पर गरीब बहू के मन में बार बार एक ही सवाल उफन रहा था। मैंने रूही के मन में उम्मीद की लौ तो जला दी, मगर क्या मैं लाचार माँ उसकी क्रिसमस की विश पूरी कर पाऊंगी? क्योंकि संजीव की सैलरी घर खर्च में पूरा नहीं पड़ता। फिर मैं जो लोगों के कपड़े लाती सिलकर 4 पैसे कमाती हूँ, वो भी घर में ही लग जाते हैं। मगर अगर मैं थोड़े पैसे अलग से बचाऊं तो अपनी बेटी को क्रिसमस पर तोहफा दे सकती हूँ। इसी सोच के साथ गरीब बहू सूरज की पहली किरण के साथ जाग जाती है और घर का कामकाज खत्म कर भूखे प्यासे सिलाई करने में जुट जाती है। अरे अब बस भी कर मेघा बहू, सवेरे से सिलाई में आंखें फोड़ रही है। रात ढल गई है, थोड़ा तो अपने शरीर पर तरस खा। बस माँ जी, थोड़ी देर और, आप जाकर सो जाइए। ये कपड़े मुझे कल कस्टमर को देना है, इसीलिए अभी भी पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद गरीब लाचार बहू के हाथ सिलाई मशीन चलाने पर लग जाते हैं। अगली सुबह रेखा नाम की एक रईस महिला उसके घर आती है। अरे मेघा, मैंने जो कपड़े सिलने को दिए थे वो सिल गए क्या? हाँ रेखा मैम साहब, ये रहे आपके कपड़े। अरे वाह मेघा, सिलाई करने में तो तुम्हारी हाथों को महारत हासिल है। एकदम शोरूम के जैसे सूट बूट सिला है तुमने मेरे बेटे के लिए। ये रहे तुम्हारे पैसे। शुक्रिया मेम साहब। वैसे मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। अगर किसी को भी कपड़े सिलवाने हो तो आप उन्हें मुझ गरीब बहू के घर का पता दे दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेघा, इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर ही सकती हूँ। रेखा ने अपने रिहायशी एरिया में गरीब बहू के सिलाई बुनाई के काम की बढ़ चढ़कर तारीफ की, जिसे देखकर अब औरतों ने मेघा को ढेरों कपड़े सिलने के लिए दे दिया। ये देखकर गरीब बहू गहरी सांस भरते हुए बोलती है, भगवान का शुक्र है, अब इस कपड़ों को सिलकर मैं अपनी बेटी के सेंटा की विश पूरी करूंगी। गुजरते दिन के साथ गरीब बहू लगातार मेहनत करती चली जाती है। आखिरकार उसने क्रिसमस के 3 दिन पहले अच्छी खासी रकम जोड़ ली थी। माँ, आपको याद है ना, 25 दिसंबर में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सेंटा मुझे तोहफा देने आएंगे ना? हाँ रूही बेटा, तुम्हें ढेरों तोहफे देंगे। अभी तुम स्कूल जाओ। इसके बाद रूही और रायना स्कूल के खातिर निकल जाती हैं। क्या बात है रूही, आज तू बहुत उछल कूद रही है। हाँ रायना दीदी, 2 दिन बाद क्रिसमस का दिन है। माँ ने कहा है इस साल सेंटा क्लॉस मुझे भी क्रिसमस का तोहफा देने आएंगे। उस रोज जब गरीब बहू पैसे लेकर गिफ्ट खरीदने जा रही थी कि ये गरीब भिखारिन गोदी में बच्चा और आंखों में आंसू लिए मेघा के आगे हाथ पसारते हुए कहती है, मुझ लाचार की मदद करो बहन, मेरी दूधमुही बेटी को जाड़े ने जकड़ लिया है। मुझ भिखारिन के पास एक खोटा सिक्का नहीं है। अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मेरी बेटी मर जाएगी। ये सुनकर मेघा का कलेजा कचोट उठता है और वो अपनी मुट्ठी में बंधे पैसे उस भिखारिन को दे देती है। ये लो बहन, जल्दी जाकर अपनी बेटी को डॉक्टर से जांच पड़ताल कराओ। भिखारिन के जाते ही जीविका उसके पास आकर कहती है, वाह रे मेरी दयावान देवरानी, अपनी बेटी के गिफ्ट के पैसे तो तुमने इस भिखारिन के झोले में डाल दिए। अब कहाँ से लाओगी तोहफा? सर्दी की उस रात गरीब बहू सारी रात बिछौने पर करवट बदलती हुई बिहान कर देती है और 24 तारीख की रात ढलते सर्दी के सन्नाटे में दरवाजे से आ रही एक खड़खड़ाहट मेघा के कानों में पड़ते ही वो उठकर दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें झिलमिला उठती है। वो देखती है कि एक चमचमाते हुए रथ पर, जिसके आगे की ओट पर हिरण बंधे थे,
उस पर सवार सेंटा क्लॉज लाल रंग के सेंटा की ड्रेस पहने हुए थे। उनके सूरत पर लहरा रही मखमली दाढ़ी उनकी शोभा में 4 चांद लगा रहे थे और चारों ओर चांदनी छिटक रही थी। तभी गरीब बहू के घर के आगे से गुजर रहे सेंटा क्लॉज ने एक लाल रंग की पोटली बहू के दरवाजे पर फेंकते हुए कहा, मैरी क्रिसमस। जैसे ही मेघा वो लाल मखमली पोटली खोलती है, उसमें सैकड़ों सोने के सिक्के चमक रहे थे, जिसे देखकर मेघा की आंखों से खुशी के आंसू बरस पड़ते हैं। अगली सुबह, माँ, क्या कल रात सेंटा क्लॉज क्रिसमस का तोहफा लेकर आए थे? बोलो ना माँ। नहीं रोही बेटी, वो सेंटा क्लॉज बाकी बच्चों को तोहफा बांटने दूसरे गांव गए हैं। तुम अभी स्कूल जाओ, तुम्हारे आने तक सेंटा तोहफा दे जाएंगे। नन्ही रूही आंखों से आस बांधकर स्कूल जाती है और मेघा सेंटा क्लॉज द्वारा दिए गए पोटली से एक सिक्का लेकर उसे सुनार को बेचकर अपनी बेटी की खातिर एक सुंदर सा फ्रॉक और ढेरों चॉकलेट लाकर उसके तकिए और बिछौने के नीचे रख देती है। दोपहर में रूही भागती हुई सीधे अपने कमरे में आकर जैसे ही बिस्तर और तकिया टटोलती है तो तोहफा देखकर वो खुशी से उछल पड़ती है। ओरे, सेंटा क्लॉज ने मुझे भी तोहफा दिया है। उस पल खिड़की पर खड़ी गरीब बहू की आंखों से बहते आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार सचमुच में सेंटा क्लॉज के कारण ही रूही का चेहरा खिल उठा था। इसी के साथ सेंटा क्लॉज की ये कहानी यही होती है खत्म।